पापा, आप मेरे साथी हैं, एक प्रेरणा के रूप में, यादों में सदा। ये शब्द कांग्रेस पार्टी के हीरो राहुल गांधी के हैं, जो उन्होंने अपने पिता, देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के शहादत दिवस पर कहे। राहुल गांधी अपने शहीद पिता को श्रद्धांजलि देने उनके शहादत स्थल पर श्री पेरुम्बदूर पहुंचे। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया। इस वीडियो के जरिए उन्होंने अपने पिता राजीव गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। देश आज भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और तब दुनिया के सबसे युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी को उनके 32वें शहादत दिवस पर याद कर रहा है। नई दिशा दी हिंद को, स्वप्न नया दिखाया था। तेरी उन नजरों से होकर नया हिंद मुस्काया था। गति मिले इस हिंद को, ये सोच हमारी है। राजीव, हम आपके आभारी हैं। गांव गरीब के कंधे पर रखकर तुमने हाथ दिया, देश के वंचितों का तुमने हरदम साथ। युवाओं का साथी बनकर पीड़ा उनकी जानी थी, और भरोसा करके उन पर नई दृष्टि ठानी थी। उसको आगे लेकर जाएं, ये अब जिम्मेदारी है। राजीव, हम आपके आभारी हैं। गांवों को वो ताकत देकर इतिहास की धारा मोड़ी थी, और तकनीक के ज्ञान से युवा पीढ़ी जोड़ी थी। हाथ में जो मोबाइल है, वो देन तुम्हारी है। राजीव, हम आपके आभारी हैं। मैं घूंघट में रहती थी, तुमने पंचायत की राह दिखाई, और तुम्हारी ही बदौलत हमने ये पहचान बनाई, और उसी के कारण सरकार में भागीदारी है। राजीव, हम आपके आभारी हैं। संकट में भी डटे रहे, कभी न धीरज खोया, और तुम्हारी शहादत पर हिंद जार जार हो रोया। जीवन जिया देश की खातिर, और किया कुर्बान था। हिंद हमेशा करे उन्नति, यही तो एक अरमान था। तुमने अपनी पारी खेली, अब हमारी बारी है। राजीव, हम आपके आभारी हैं। 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्री पेरुम्बदूर में हुए एक आत्मघाती हमले में राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी। देश के प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जब दक्षिण यात्रा पर निकल रहे थे, तब सोनिया गांधी को नहीं पता था कि वो आखिरी बार अपने पति को देख रही हैं। राजीव गांधी पेरुम्बदूर पहुंचे, जहां उनकी सभा होनी थी। नापाक इरादे लेकर आई ये शाम भारत से एक सपना छीन कर ले गई। धुआं छटा तो हर कोई राजीव गांधी को ढूंढ रहा था। राजीव गांधी के सुरक्षाकर्मी प्रदीप गुप्ता थोड़े ही दूर जमी पर दिखाई दिए। लोग वहां भागकर पहुंचे तो देखा कि उनके पैरों की तरफ राजीव गांधी का सर पड़ा हुआ था। एक अंधेरी रात भारत की रोशनी ले गई। उस दिन हमने क्या खोया? एक ख्वाब जो खुली आंखों से भारत को रोशन करने वाला था। एक नेता जो भारत को तरक्की की राह दिखा रहा था। एक पति जिसने अपनी मोहब्बत की बाहें पसार कर मिट्टी को गले लगा लिया। एक पिता जो बच्चा बनकर धरती माँ की गोद में सो गया। और एक भारतीय जो हमेशा भारत के लिए जीता था। भारत के लिए इतने खूबसूरत ख्वाब देखने वाले राजीव की निशानी के रूप में जूते और कपड़े रह गए थे। देश में कंप्यूटर क्रांति के जनक
शासन में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने वाले दूरदर्शी तरक्की पसंद नेता श्री राजीव गांधी को सादर नमन। इस घटना के बाद प्रकृति भी अपने लाडले बेटे के जाने पर रोई थी। पूरे हिंदुस्तान में उस दिन बेमौसम आंधी बारिश आई थी, आसमान में बिजली कड़क रही थी और बादल रोते दिख रहे थे। इस घटना ने पूरी दुनिया को हिला दिया था। राजीव गांधी के अंतिम दर्शन को देश से ही नहीं, दुनिया भर से तब के राजनेता श्रद्धांजलि देने भारत पहुंचे थे। इस घटना की सूचना के साथ ही देश के हर व्यक्ति की आंखें नम थीं, चाहे वो पक्ष का हो या विपक्ष का। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। आज सुबह यूपीए चेयरपर्सन और राजीव गांधी की धर्मपत्नी श्रीमती सोनिया गांधी, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और बेटे राहुल गांधी, कांग्रेस महासचिव और बेटी प्रियंका गांधी वाड्रा, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल सहित हजारों लोग दिल्ली के वीर भूमि पर पहुंचकर युवा हृदय सम्राट, साइंस एवं टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर क्रांति के भारत में जनक राजीव गांधी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। राजीव गांधी के शहादत स्थल तमिलनाडु के श्रीपेरम्बदूर में उनकी याद में एक मेमोरियल बनाया गया है। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने से पहले अपने पिता के शहादत स्मारक पर नमन करने पहुंचे थे। कांग्रेस हर साल 21 मई को राजीव गांधी के शहादत दिवस को मनाती है। इस दिन देश भर में ब्लड डोनेशन कैंप सहित कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। भारत सरकार इस दिन उनकी याद में राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाती रही है। 1989 में दिल्ली की सत्ता बदली। राजीव गांधी प्रधानमंत्री के बजाय नेता प्रतिपक्ष हो गए। प्रधानमंत्री बने वीपी सिंह ने श्रीलंका से शांति सेना को वापस बुला लिया। इसी बीच अगस्त 1990 में राजीव गांधी ने भारत श्रीलंका समझौते का एक बार फिर पक्ष लिया और अखंड श्रीलंका की बात की। इससे लिट्टे का इलम का सपना टूटता दिखा और उन्होंने समझ लिया कि अगर राजीव गांधी दोबारा प्रधानमंत्री बने तो उनका सपना साकार नहीं होगा। लिहाजा लिट्टे ने उनकी हत्या की साजिश रची। लिट्टे प्रमुख प्रभाकरण और लिट्टे की खुफिया इकाई के प्रमुख पोट्टू ओमान, महिला दल की प्रमुख अकीला और शिवरासन ने साजिश तैयार की। लिट्टे ने आतंकियों की पहली टुकड़ी शरणार्थियों के तौर पर भारत भेजी और फिर 7-7 लोगों के दलों ने भारत में अलग अलग जगहों पर अपने ठिकाने बनाए, जहां से संदेशों का आदान प्रदान होता रहा। माना जाता है कि इस साजिश में केंद्र सरकार के कुछ राजनेता भी शामिल थे, क्योंकि वीपी सिंह और बोफोर्स का झूठ सामने आने लगा था और उनकी लोकप्रियता घटने लगी थी। राजीव गांधी की बढ़ती लोकप्रियता और मिस्टर क्लीन की छवि फिर से उभरने लगी थी। युवाओं में फिर जोश जागने लगा था। इससे फिरका परस्तों में डर पैदा हो गया कि राजीव आए तो उनका खेल खत्म हो जाएगा। देशवासी उस सरकार से दुखी थे, क्योंकि कश्मीर आतंक के जाल में फंस गया था। शांत हो चुका पंजाब और आतंकवाद फिर से उठ चुका था। दक्षिण में लिट्टे तो नागालैंड और असम जल उठे थे। ऐसे में फिर से राजीव गांधी की सरकार की मांग प्रबल हो रही थी। राजीव गांधी ने रेल के सेकंड क्लास के डिब्बे में सफर करके पूरा देश नाप दिया था और जन जन के नेता बन चुके थे। मई 1991 के पहले सप्ताह में आत्मघाती दस्ते की ट्रेनिंग के तौर पर मानव बमों, धुन और सुबह सहित 9 लोगों का मद्रास में पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह की सभा में धनु, सुबह और नलिनी को सुरक्षा घेरा तोड़ने का अभ्यास कराया गया। उन्होंने वीपी सिंह को माला पहनाकर तैयारियों को जांचा। 21 मई 1991 की रात 10:21 पर तमिलनाडु के श्रीपेरम्बदूर में कुछ ऐसा ही हुआ। 21 मई 1991 को जब राजीव गांधी चुनाव प्रचार के लिए विशाखापट्टनम पहुंचे तो जहाज में कुछ गड़बड़ी आ गई। वो श्रीपेरम्बदूर नहीं जाना चाहते थे, मगर वहां के कांग्रेस प्रत्याशी ने जब आग्रह किया तो वो टाल नहीं सके। खुद जहाज उड़ाकर चेन्नई पहुंचे। वहां से करीब 40 किलोमीटर दूर श्रीपेरम्बदूर कार से रात 10:15 बजे पहुंचे। उन्हें मंच पर माला पहनाई जाने लगी। उस समय राजीव के सम्मान में एक गीत गाया जा रहा था। राजीव का जीवन हमारा जीवन है, अगर वो जीवन इंदिरा गांधी के बेटे को समर्पित नहीं तो वो जीवन कैसा जीवन है।
तभी 30 साल की एक नाटी, काली और गठीली लड़की चंदन का एक हार लेकर राजीव गांधी की तरफ बढ़ी। उसे सुरक्षा कर्मियों ने रोक दिया, मगर वो राजीव गांधी से उनके पास आने के लिए चिल्लाई तो उन्होंने उसे अपने पास आने को कहा। उसने वहां पहुंचकर राजीव गांधी को माला पहनाई और जैसे ही उनके पैर छूने के लिए झुकी, बड़ा धमाका हुआ। बम फटा था। सफेद साड़ियां काली और खून के छींटों से सनी थी। चारों ओर मांस के टुकड़े और खून के छींटे पड़े हुए थे। लोगों के कपड़ों में आग लगी हुई थी। लोग चीख रहे थे और भगदड़ मची हुई थी। किसी को नहीं पता था कि राजीव गांधी जीवित है या नहीं। जब जब धुआं छटा तो राजीव गांधी की तलाश शुरू हुई। उनके शरीर का एक हिस्सा औंधे मुंह पड़ा हुआ था तथा उनका सिर फट चुका था। उनका लोटों का जूता और हाथों में गुच्ची की घड़ी बांधी हुई थी। उनके सुरक्षा अधिकारी पीके गुप्ता खुद अंतिम घड़ियां गिन रहे थे। मूपनार में थोड़ी ही दूरी पर जयंती नटराजन अवाक खड़ी हुई थी। उधर नई दिल्ली में 10:25 पर राजीव के निवास 10 जनपद पर सन्नाटा छाया था। राजीव के निजी सचिव विसेंट जॉर्ज अपने चाणक्यपुरी वाले निवास पहुंचे ही थे कि फोन की घंटी बज रही थी। दूसरी तरफ से उन्हें बताया गया कि चेन्नई में राजीव से जुड़ी बहुत दुखद घटना हुई है। जॉर्ज वापस 10 जनपद भागे। तब तक सोनिया और प्रियंका भी आगे शयन कक्ष में जा चुके थे। तभी उनके पास भी ये पूछते हुए फोन आया कि सब कुछ ठीक तो है। सोनिया ने इंटरकॉम पर जॉर्ज को तलब किया। जॉर्ज उस समय चेन्नई में पी चिदम्बरम की पत्नी नलिनी से बात कर रहे थे। सोनिया ने कहा, जब तक बात पूरी नहीं कर लेते तो वो लाइन को होल्ड करेगी। नलिनी चिदम्बरम ने इस बात की पुष्टि की कि राजीव को निशाना बनाते हुए एक धमाका हुआ है। जॉर्ज सोनिया को यह खबर देने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। 10:50 पर एक बार फिर टेलीफोन की घंटी बजी। फोन चेन्नई से था और इस बार फोन करने वाला हर हालत में जॉर्ज या मैडम से बात करना चाहता था। उसने कहा कि वह खुफिया विभाग से है। हैरान परेशान जॉर्ज ने पूछा, राजीव जी कैसे हैं? दूसरी तरफ से 5 सेकंड तक शांति रही, लेकिन जॉर्ज को लगा कि यह समय कभी खत्म नहीं होगा। वो भर्राई हुई आवाज से चिल्लाए, तुम बताते क्यों नहीं, राजीव कैसे हैं? फोन करने वाले ने कहा, सर वो अभी इस दुनिया में नहीं है। इसके बाद लाइन डेड हो गई। जॉर्ज घर के अंदर की तरफ मैडम मैडम चिल्लाते हुए भागे। सोनिया अपने नाइट गाउन में फौरन बाहर आई। उन्हें आभास हो गया था कि कुछ अनहोनी हुई है। आमतौर पर शांत रहने वाले जॉर्ज ने इस तरह की हरकत पहले कभी नहीं की थी। जॉर्ज ने कांपती हुई आवाज में कहा, मैडम चेन्नई में एक बम हमला हुआ है। सोनिया ने उनकी आंखों में देखते हुए छूटते ही पूछा, इज ही अलाइव? जॉर्ज की चुप्पी ने सोनिया को सब कुछ बता दिया। सोनिया को बदहवासी का दौरा पड़ा और 10 जनपद की दीवारों ने पहली बार सोनिया को चीख चीख कर रोते सुना। वो इतनी जोर से रो रही थी। बाहर गेस्ट रूम में कांग्रेस नेता धीरे धीरे इकट्ठे हो रहे थे। उनकी आवाज साफ सुनाई दे रही थी। वहां सबसे पहले पहुंचने वालों में राज्यसभा सांसद मीम अफजल थे। सोनिया के रोने का आवाज बाहर सुनाई दे रहा था कि उसी समय सोनिया को अस्थमा का जबरदस्त अटैक पड़ा और वो करीब करीब बेहोश हो गई। प्रियंका उनकी दवा ढूंढ रही थी, लेकिन वो उन्हें नहीं मिली। वो सोनिया को दिलासा देने की कोशिश भी कर रही थी, लेकिन सोनिया पर उसका असर नहीं पड़ रहा था। राहुल विदेश में पढ़ने गए हुए थे। वहां उन्हें फोन पर दुखद सूचना दी गई। आज सोनिया गांधी राजीव की वह आशंका सही साबित हो चुकी थी जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के कुछ घंटे के भीतर उन्होंने व्यक्त की थी। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के गलियारे में सोनिया और राजीव आपस में लड़ते हुए बहस कर रहे थे। राजीव ने सोनिया को बताया था कि पार्टी चाहती है कि मैं प्रधानमंत्री पद की शपथ लूं। सोनिया ने कहा, हरगिज नहीं, वो तुम्हें भी मार डालेंगे। राजीव का जवाब था, मेरे पास कोई विकल्प नहीं, मैं वैसे भी मारा जाऊंगा। 7 वर्ष बाद राजीव के बोले शब्द सही सिद्ध हुए थे। उस वक्त राहुल गांधी विदेश में पढ़ाई कर रहे थे। उन्हें तुरंत दिल्ली बुलाया गया। अगले दिन राजीव गांधी का पार्थिव शरीर दिल्ली पहुंचा और फिर कांग्रेस भवन में दर्शन के लिए रखा गया। पूरा देश वहां उमड़ पड़ा था। उस दिन दिल्ली की सड़कों पर करोड़ों लोग थे। उनकी अंतिम यात्रा में राहुल उनके सबके साथ ही चले। हर आंख नम थी। अपनी नम आंखों से लोग
अपने महान नेता को विदाई दे रहे थे। गमहीन देश ने कांग्रेस को चुनाव जिता दिया। सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पार्टी ने आग्रह किया, मगर उन्होंने यह पद और राजनीति दोनों को ठुकरा दिया। राजीव गांधी के हत्यारों को उम्र कैद की सजा हुई, जिन्हें बाद में सोनिया गांधी ने रहमदिली दिखाते हुए माफ करने की अर्जी पर साइन कर दिए। राजीव गांधी ने देश के प्रधानमंत्री रहते हुए जो दिया वो उनके बाद कोई और नहीं दे सका। बहुत शिकायतें मुझे मिलती हैं कि हमारे कार्यक्रम पूरे तरह से देहात तक, जमीन तक, लोगों के घरों तक नहीं पहुंच पाते। मैंने कई बैठकें करवाई और एक बात सामने आई कि जब तक हम पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत नहीं करेंगे, जब तक हम लोगों के हाथ में जिम्मेवारी नहीं देंगे, तब तक ये नहीं हो पाएगा। गांधी जी ने कहा था कि स्वराज की मेरी कल्पना ये नहीं कि सत्ता कुछ ही लोगों के हाथ में आ जाए, बल्कि ये है कि जनता में सत्ता का दुरुपयोग रोकने की क्षमता पैदा हो। अगर संविधान को अमेंड करने की जरूरत होगी तो हम जरूर करेंगे, इसमें कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। हम देखेंगे कि जनता के हाथ में पूरी ताकत आए। जब कांग्रेस पूरी तरह बिखर गई, तब 1996 में सोनिया गांधी को उसे बचाने के लिए पार्टी जबरन राजनीति में लेकर आई, जैसे राजीव गांधी को लाया गया था। मगर उन्होंने सरकार में कभी भी कोई पद न लेने की बात कहकर राजनीति शुरू की और उस पर आज भी कायम है। 21वीं सदी में भारत को विज्ञान और तकनीकी से युक्त श्रेष्ठ भारत बनाने का स्वप्न दिखाने वाले राजीव गांधी ही थे। वो अपने विचारों और संवेदनशील नेता के रूप में सबसे ज्यादा याद आते हैं। उन्होंने तकनीक और विज्ञान से संपन्न ऐसे राष्ट्र की कल्पना की थी जो मानवीय और लोकतांत्रिक मूल्यों से युक्त हो, जहां सांप्रदायिकता, घृणा, आतंकवाद, अशिक्षा, गरीबी जैसी बुराइयों के लिए जगह ना हो। भारत की जनता को ये याद रखना है, ये ध्यान में रखना है, क्योंकि अगर भारत की जनता इन ताकतों को मजबूत होने देगी तो भारत टूट जाएगा, भारत की आजादी खो जाएगी, भारत गुलाम हो जाएगा, भारत गिर जाएगा, सालों का, सदियों का संघर्ष खत्म हो जाएगा। हम लड़ेंगे और हम ये लड़ाई छोड़ेंगे नहीं, चाहे कैसा भी मुकाबला करना हो, चाहे कैसे भी संघर्ष की जरूरत हो, कैसी भी कुर्बानी की जरूरत हो, कोई भी कुर्बानी कम नहीं होगी भारत को ऐसी शक्तियों से बचाने के लिए। उनकी राजनीति भेदभाव की नीति नहीं थी, बल्कि देश के विकास की उनकी परिभाषा में सर्वजन हित और सर्व संरक्षण समाहित था। राजीव जी ने लगातार फिरका परस्त ताकतों, घृणा, आतंकवाद, अशिक्षा एवं गरीबी के खिलाफ संघर्ष किया। वे जाति, धर्म और संप्रदाय के संकीर्ण दायरे से देश को उबारना चाहते थे। उनका प्रयास था कि भारत पारस्परिक सद्भावना का एक ऐसा गुलदस्ता बने जो नवनिर्माण के साथ विकास की मंजिल की ओर निरंतर बढ़ता रहे। दिसंबर 1984 के आम चुनाव में देश की जनता ने कांग्रेस के पक्ष में अभूतपूर्व जनादेश दिया। राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री बने। वे एक ऐसे राजनेता थे जिन्होंने हमेशा अपने समय से आगे देश के उत्कर्ष को सोचा था। राजीव गांधी भारत में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की प्रमुख सूत्रधार थे। राजीव जी का विश्वास था कि भारत का भविष्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी में निहित रहे। उनकी सोच में उस उन्नतशील भारत की तस्वीर थी जिसे सूचना प्रौद्योगिकी के द्वारा ही संवारा जा सकता था। कंप्यूटर क्रांति लाने वाले राजीव गांधी ही थे, जिसकी बदौलत आज देश में करोड़ों युवा नौकरी रोजगार पा रहे हैं। हम उनकी संचार क्रांति के कारण ही मोबाइल फोन यूज कर पा रहे हैं। उनके द्वारा दी गई तकनीक का हम उनके ही परिवार को बदनाम करने के लिए भी मिसयूज कर रहे हैं। आज भारत में चारों ओर जो कंप्यूटर क्रांति दिखाई दे रही है वह राजीव गांधी की ही देन है। विकसित कहे जाने वाले राष्ट्रों तक न हमारी टेक्नोलॉजी को भी केवल स्वीकारा गया, बल्कि उच्च गुणवत्ता को विश्व स्तर पर सराहा गया है। प्रधानमंत्री बनने के बाद राजीव गांधी जी ने देश की अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के लिए जोरदार कदम उठाए। एक स्वप्नद्रष्टा की तरह राजीव गांधी भारत का भविष्य युवाओं की आंखों में देखते थे। उन्हें भारत की युवा शक्ति पर इतना विश्वास था कि उन्होंने मताधिकार की पात्रता आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी।
उनका मानना था कि जब 18 वर्ष की आयु में युवा संपत्ति का अधिकारी हो जाता है तो मताधिकार से उसे वंचित रखना ठीक नहीं। एक तरह से यह एक बड़ा अवधान है। राजीव जी का युवा पीढ़ी के लिए इस अधिकार की बदौलत लोकतंत्र में आज युवा महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। उन्होंने जिस तरह से नए लोगों और युवा पीढ़ी को आगे किया वह उनकी व्यापक सोच, संकल्प और प्रतिबद्धता का प्रमाण है। राजीव जी ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में अभूतपूर्व प्रयास किए हैं। उन्होंने महिलाओं को अधिकार दिलाने की कई योजनाएं लागू की। पंचायतों एवं नगरीय निकायों में महिलाओं को 33% आरक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की गई। सार्वजनिक जीवन में प्रवेश के बाद चूंकि उन्होंने देश के विभिन्न संस्थानों, खासकर ग्रामीण इलाकों का अनवरत दौरा किया था, फलस्वरूप भारत के गांव उन्हें भारत की आत्मा नजर आते थे। राजीव जी देश के दुर्गम इलाकों में निवासरत आदिवासियों के जीवन में खुशहाली लाना चाहते थे। वे बतौर प्रधानमंत्री सीधे गरीब की झोपड़ी तक पहुंचकर उससे प्रत्यक्ष मुलाकात करते थे। यह मामूली बात नहीं है, बल्कि समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति के प्रति राजीव जी की संवेदनशीलता थी। उन्होंने गरीबों के लिए भेजा जाने वाला पैसा बीच में ही खा जाने को लेकर चिंता व्यक्त की और पंचायती राज व्यवस्था को मजबूती से खड़ा कर उन्हें सीधे धन देने का इंतजाम किया, जिससे बिचौलिए कुछ न खा गए। राजीव गांधी कहते थे कि किसानों की तरक्की के बिना देश की तरक्की संभव नहीं। महात्मा गांधी द्वारा परिकल्पित ग्राम स्वराज राजीव गांधी की प्राथमिकताओं में शामिल था। उन्होंने न ही दरिद्र को दुखी न दीना की भावना के अनुरूप राम राज्य को साकार रूप देने का संकल्प लिया था। वे चाहते थे कि गांव के विकास का पैसा सीधे गांव की पंचायतों तक पहुंचे और गांव में विकास की दिशा ग्रामवासी मिलजुल कर तैयार करें। राजीव गांधी का मानना था कि किसान हमारे देश की रीढ़ है। खेती किसान की तरक्की के बिना देश की तरक्की संभव नहीं। राजीव जी अपने प्रधानमंत्री काल में कृषि में ज्यादा पूंजी निवेश का प्रावधान किया। कृषि में उत्पादकता बढ़ाने के लिए जल संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल पर जोर दिया। राजीव जी ने हरित क्रांति की समीक्षा की और यह पाया कि हरित क्रांति से गेहूं का उत्पादन काफी बढ़ रहा है, परंतु तिलहन और दलहन के क्षेत्र में अधिक सुधार की जरूरत है। उन्होंने तिलहन का उत्पादन बढ़ाने के लिए तिलहन टेक्नोलॉजी मिशन बनाया, दलहन के लिए राष्ट्रीय परियोजना शुरू की। इसके अलावा उन्होंने जैव प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, परमाणु आदि क्षेत्रों में नए कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया तथा पेयजल, खाद्य, दूरसंचार, कृषि और औद्योगिक क्षेत्रों में भी प्रगति हेतु विभिन्न टेक्नोलॉजी मिशन गठित किए। राजीव गांधी का मानना था कि पर्यावरण संरक्षण और विकास की अवधारणा में संतुलन आवश्यक रूप से होना चाहिए। उन्होंने गंगा विकास प्राधिकरण की स्थापना कर पहली बार गंगा नदी की सफाई का अभियान शुरू किया। राजीव जी ने अपरंपरागत ऊर्जा स्रोतों के दोहन को वरीयता दी एवं बायोगैस के प्रयोग को बढ़ावा दिया। राजीव गांधी के मन में विपक्ष के प्रति आदर स्नेह था, जो उनके व्यवहार में लगातार झलकता था। राजीव गांधी एक सच्चे लोकतंत्रवादी थे, एक ऐसे व्यक्ति थे जो सदा नए विचारों और रचनात्मक आलोचनाओं का स्वागत करते थे। उनके मन में विपक्ष के नेताओं के प्रति भी सम्मान था और विपक्ष से उनके राजनीतिक मतभेद अवश्य थे, लेकिन एक दूसरे के प्रति उनके मन में समादर स्नेह का भाव था। तत्कालीन विपक्ष के नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने राजीव जी को श्रद्धांजलि देते वक्त कहा था, राजीव जी बड़े अनुशासित व्यक्ति थे और वे मुझे जब भी मिलते थे पूरे शिष्टाचार का पालन करते थे। एक बार मेरी तबीयत बिगड़ गई और मुझे इलाज के लिए विदेश जाना था। जब यह बात राजीव जी को पता चली तो उन्होंने मेरे विदेश जाने का तत्काल प्रबंध कराया। राजीव जी ने यह बात कभी किसी को नहीं बताई थी। एक सांसद, प्रधानमंत्री, कांग्रेस अध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष के रूप में उन्होंने जो भी भूमिका निभाई, सभी में अपनी कार्यकुशलता की अमिट छाप छोड़ी। सबकी सुनना और सबको साथ लेकर चलना राजीव जी के व्यक्तित्व की सबसे बड़ी विशेषता थी। वे आमजन की समस्याओं को बड़े ध्यान से सुनते थे और फिर सही दिशा निर्देश देकर उसको सुलझाने का काम करते थे। यही उनकी कार्यशैली थी। भारत रत्न राजीव गांधी की स्मृति बनाए रखना सिर्फ रस्म अदायगी नहीं, बल्कि उस सपने का भी सम्मान होगा जो उन्होंने नवीन, सक्षम और समृद्ध भारत के लिए देखा था।
राजीव गांधी की स्मृति को संजोए रखना उनके उस सपने का सम्मान होगा जो उन्होंने नए भारत के नवनिर्माण के लिए देखा था। ऐसे युग पुरुष का यशस्वी जीवन, उनकी शहादत तथा उनकी अनगिनत स्मृतियां हमेशा देश के लिए प्रेरणादायक रहेंगी। राजीव गांधी के आदर्शों से प्रेरणा लेकर उनके सद्विचारों को देश के कोने कोने तक पहुंचाना, उन्हें आत्मसात करना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर मानवता को समर्पित महामानव का शहादत दिवस है, जिस पर हम सभी उन्हें नमन करते हैं। सादर विनम्र श्रद्धांजलि हमारे राजीव जी को। जय हिंद।